नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल फैक्ट नॉलेज में। मैं ऋषि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग सीटेट जो 2019 का जुलाई का जो पेपर है, पेपर 1, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने दे दिए हैं ऑलरेडी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेडागोजी का क्वेश्चन देखा था। तीन पार्ट में पेडागोजी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होता है, तो 10-10 क्वेश्चन का 3 पार्ट कराया था मैंने, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसी सीरीज में ये 3rd पार्ट है, और इसमें जो है आपको बाकी के लास्ट जो 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बचे थे वो मैं कराऊंगा। तो चलिए देर न करते चलते हैं डायरेक्ट पेपर पे। यहाँ तक का प्रश्न हो गया था, ठीक है। अब इसके आगे का प्रश्न हम लोग को करना है। ध्यान रखिएगा, ये सीटेट 19 जुलाई का पेपर है, ठीक है। और इस सब की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF चाहिए तो। आज का पहला प्रश्न हमारा, वह विधियाँ जिसके प्रयोग से विद्यार्थियों के स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि निगमनात्मक विधि, 3rd है अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, 4 ऑप्शन है परंपरागत विधि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सब जानते हैं कि हम लोग क्विज टाइप का और क्वेश्चन आंसर मेथड से करते हैं, यानी कि हम प्रश्न पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो आपको आंसर लगता है, और उसके बाद से फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से लिखिए कौन सा आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हमारा 3rd सही होगा, यानी कि अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, ये हमारा आंसर है। अब देखिए समझते हैं क्या कह रहा है कि वह विधि जिसके प्रयोग से विद्यार्थी की स्व पहल एवं प्रयास शामिल है। तो बिल्कुल अधिगम केंद्रित विधि, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि या शिक्षार्थी केंद्रित विधि जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, बच्चा खुद एक्टिव होता है, ठीक है। बच्चा खुद उसमें शामिल होता है। मान लीजिए कि जैसे प्रयोग विधि हम लोग करा रहे हैं, प्रयोग विधि या फिर सर्वे कराते हैं लोग कोई, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्रयोग विधि या फिर कोई भी सर्वे वगैरह के माध्यम से अगर करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा जो है खुद एक्टिव होता है, बच्चा का खुद का प्रयास शामिल है, ठीक है, सीखने के लिए। तो ये अधिगम कर्ता केंद्रित विधि होता है, ठीक है। बाकी निगमनात्मक विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और परंपरागत विधि, सारे का मैं आपको एक वीडियो दूंगा। टीचिंग मेथड सब मैं करा रहा हूँ, तो ऑल टीचिंग मेथड्स में बहुत एकदम रामबाण कहा जाता है ना, वैसा टाइप का मैं वीडियो बना के दूंगा आपको, जिसमें सारे टीचिंग मेथड्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप टीटेट क्या KVS वगैरह या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट, सभी में वो काम देगा आपको, ठीक है। चलिए देर ना होते हैं, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, देखिए आंसर लगाया हुआ ये जो PDF है, ठीक है, ये आंसर लगाया हुआ PDF है, ये मिल जाएगा आपको हमारे इसका जो है, आप वीडियो देखने के बाद से आप वेबसाइट पे हमारे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? तो अब बुद्धि के बारे में बताइए कौन सा सही है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। सेकंड है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। थर्ड ऑप्शन है कि बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। और 4 ऑप्शन है हमारा कि सामाजिक फोर ऑप्शन क्या हो गया, हाँ, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यता शामिल है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से आप प्रश्न पढ़ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, तो आप आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुद्धि जो है वो बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं जो है शामिल है, ठीक है। क्या कर रहा है, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही बोल रहा है? तो बुद्धि जो है बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल है ना, यानी कि एक चीज के बारे में सोचना जो है नहीं होता है। वो बुद्धि से जो हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, बहुत परिप्रेक्ष्य में सोच सकते हैं, ठीक है।
तो बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यता शामिल है। यानी हम लोग उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मेजर नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो योग्यताएं शामिल है, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम है? ये प्रश्न मैंने आई थिंक कराया हुआ है, शुरुआत का मेरा वीडियो मैंने आपको कराया था, उसमें ये प्रश्न मैंने कराया हुआ था। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने प्रश्न कराए हैं वो प्रश्न काफ़ी अच्छे थे, वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैंने जो प्रश्न कराए हैं और आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपको ध्यान होगा, अगर अपने सारे वीडियो किए होंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा, उसमें भी वो सारे प्रश्न मिल सकते हैं। और इवन की जो आप पेपर देने जाइएगा तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। ऑप्शन है हमारा परिवार, विद्यालय, सरकार और मीडिया। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, आपको याद होगा, और इसका आंसर तो आप लोग फटाक से दे दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने शायद इसको जब मैंने टेस्ट सीरीज बनाई थी आपके लिए, तो टेस्ट सीरीज में भी मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि जो परिवार है वो हमारा, सॉरी, हाँ, आंसर क्या था इसका? परिवार। यानी कि देखिए, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन का जो प्राइमरी एजेंसी होता है, ठीक है, प्राथमिक माध्यम, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? पहले परिवार में जन्म लेगा, ठीक है, वो जन्म लेगा, फिर परिवार के माध्यम से ही ना वो सामाजिकरण सीखता है, ठीक है। पहले परिवार, फिर आस पड़ोस, पहले परिवार, फिर रिश्तेदार, फिर उसके बाद से आस पड़ोस, फिर उसके बाद से तब अपने कम्युनिटी में जाएगा, तब उसके बाद से अपना उसके आगे बढ़ते जाता है, फिर आस पड़ोस के बाद से विद्यालय जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सामाजिकरण एजेंसी जो है बढ़ते जाती है, ठीक है। तो कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो परिवार। पहले परिवार से ही प्राथमिक यानी प्राइमरी पूछा था, सबसे पहले परिवार आता है, उसके बाद से आपको जो है तब नज़दीकी रिश्तेदार आते हैं, तब उसके बाद आस पड़ोस के लोग, ठीक है, तब विद्यालय आता है, ठीक है। तो सबसे पहले परिवार प्राथमिक एजेंसी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है? ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। सेकंड है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। थर्ड है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। और फोर नंबर ऑप्शन है हमारा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी बच्चों की सोच जो है वो मात्रात्मक रूप से, बच्चों की जो सोच जो है वो मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। यानी कि जो है बच्चे क्या है, वो जीन पियाजे का सिद्धांत है जो। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जेंडर है, तो जेंडर क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। यह एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा एक सामाजिक संरचना है, और 4 है आर्थिक अवधारणा है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आपका आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक जो है एक सामाजिक जो है संरचना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना, यानी कि जो भी जो है मेल या फीमेल के जो जेंडर होता है वो संरचना समाज, मेल या फीमेल जो है ठीक है, लेकिन इस जो एक बना दिया गया है जेंडर का कि जो है स्त्रियों के लिए अलग काम, पुरुषों के लिए अलग काम, ये एक सामाजिक संरचना है। जो जैविक है उसको जेंडर और ठीक है लिंग में अंतर होता है। अब कहिए क्या दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। लिंग जो है यानी सेक्स जो होता है वो जन्मजात होता है, वो बायोलॉजिकल होता है, यानी पुरुष और स्त्री। लेकिन जो जेंडर होता है वो सामाजिक संरचना है, वो समाज डिसाइड करता है, पुरुष और स्त्री, और उसके आधार पर काम को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब शिक्षक हैं, तो आप अपनी सोच बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। अगला प्रश्न, जेंडर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जेंडर में एक टॉपिक भी आपको कराऊंगा, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा। एक वीडियो आएगा स्पेशल जिसमें आपको
पूरा टोटल क्वेश्चन भी कराया जाएगा उससे संबंधित, और उस टॉपिक को भी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे देखना है आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। सेकेंड नंबर ऑप्शन है हमारा संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। थर्ड नंबर ऑप्शन है हमारा शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है हमारा सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि जो है शारीरिक संवेगात्मक, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। तो विकास के व्यापक आयाम की पहचान करता है। विकास के बारे में मैंने आपको जो है एक वीडियो प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो विकास का जो आप उस वीडियो को आपने देखा होगा तो ऑलरेडी क्लियर हो गया। तो देखिए विकास के बारे में क्या कर रहे थे, विकास के व्यापक आयाम यानी जो पूरा होलिस्टिक विकास जो होता है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आपको पता है डेवलपमेंट का पूरा थ्योरी, अगर आपने वीडियो देखा तो अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो विकास क्या है? विकास जो है वो होल आपको शुरू से लेके जो अंत तक, यानी कि जो आप गर्भ में होते हैं, गर्भ से लेकर मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है, कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन से जो है डोमेन्स आते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के। तो शारीरिक विकास होता ही है, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सामाजिक यानी सोशलाइजेशन आपका होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है। और संवेगात्मक यानी कि आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी होता है, ठीक है। तो ये सारे विकास के जो है व्यापक आयाम है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा और सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। थर्ड नंबर ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है बच्चों को अधिगम प्रेरित करने के लिए अधिगम हेतु प्रेरित करने में पुरस्कार एवं दंडित करना होता है। तो आपने अगर मेरे ख्याल से अपना एनसीएफ वाला वीडियो देखा होगा, मेरा जब स्टार्टिंग का मैंने एनसीएफ में वीडियो कराया था, अगर नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में दिया है, वहाँ जाके देखिए। एनसीएफ का वीडियो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपने एनसीएफ किया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए सीधे उसी से क्वेश्चन है निकाला हुआ, उसमें से आप अगर एनसीएफ समझा है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। क्या करेगा अधिगम के बारे में कौन सा सही है, उसमें लिखा हुआ है एनसीएफ में साफ साफ कि बच्चे जो है खुद से जो है जन्मजात उनमें क्षमता होती है अधिगम करने की, सीखने को उनमें जन्मजात क्षमता होती है, और आप एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हो, और वो जो है ज्ञान का सृजन करते हैं, ठीक है। ज्ञान उन्हीं के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ और एक चीज़ और आपको जब मैंने कराया था तो अच्छे से बताया था कि जो भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आप ऑप्शन सीमित कर दे, बंद कर दे, या आपके जो है सोच को सीमित करने लगे, वो चीज़ ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, उसको सीधे छाट देना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड नंबर ऑप्शन बच्चों के प्रेरणा सीखने के लिए उनकी आनुवंशिकता से निर्धारित होती है। तो ऐसा तो ना कि आपके जेनेटिक कोड में जो है या फिर जितना आपके जीन में लिखा होगा उतना ही आप सीख पाओगे, ठीक है। कोई जन्म से नहीं होता है, ठीक है, कुछ डिजीज होगा तो बात अलग है, बाकी ऐसे किसी के जन्म से ही नहीं निर्धारित होता कि वो इतना ही सीखेगा, इतना ही पढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी अधिगम क्षमता को बढ़ावा देती है या निर्धारित करती है, सीमित करती है, ये भी नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो गरीब से गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाले, अजीब मतलब पृष्ठभूमि से जो मतलब अनएक्सपेक्टेड लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। चाहे आप एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण ले लीजिए, या फिर और भी बहुत सारे उदाहरण आपके सामने होंगे, सुंदर पिचाई का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण देख सकता हूँ मैं, ठीक है, और आपके पास भी होंगे। तो ये सारे सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कभी भी निर्धारित नहीं कर सकता। और 4 नंबर ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार और दंड करना होता है। जहाँ भी पुरस्कार और दंड की बात आ जाए, ठीक है, कि इससे आपको अधिगम कराना है,
अधिगम कराने के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, उसमें अगर पुरस्कार और दंड को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, वो बिल्कुल आपको नहीं चुनना है। अब मोटिवेशन वाला क्वेश्चन हो, मोटिवेशन से क्वेश्चन हो कि कौन सा मोटिवेशन है, ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन है, ठीक है, तो उसमें अगर ये ऑप्शन हो तो एक्सेप्शन है। लेकिन अगर ऐसे पूछ देता है कि अधिगम कराने के लिए कौन सा जरूरी है, ठीक है, तो पुरस्कार और दंड को सीधे अवॉइड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसी को काटते हैं, ठीक है, इसी ऑप्शन को हटाएंगे। तो वज कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो है सभी बच्चे जो सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित और सक्षम होते हैं। एनसीआर भी बोलता है और आरटी भी यही कहता है कि बच्चे में ये जो है बच्चा में सार्वभौमिक क्षमता होती है, यानी वो सीख सके, ठीक है ना। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसमें बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। ऑप्शन है छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, थर्ड है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, फोर है खाली स्लेटों के रूप में, ठीक है। तो खाली स्लेट के रूप में पहले देखा जाता था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या बोला जाता है कि बच्चे जो है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका क्या होगा। बच्चे जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा कि उनको सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। बच्चे सक्रिय अन्वेषक हैं, यानी कि जो है वो एक्टिव एक्सप्लोर है, वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। आप एक भूमिका निभाते हो एक सुविधादाता की, और पहले क्या माना जाता है कि बच्चे खाली स्लेट हैं या खाली बर्तन हैं जिसमें शिक्षक ज्ञान भर रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, बच्चा जो है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है, बच्चा जैसे एक माली पेड़ पौधों को खुद से जो है निकलने का, ग्रो करने का मौका देता है, सिर्फ खाद पानी देता है बस, बाकी उसको खुद से ग्रो करना है, कहाँ कैसे करना है वो खुद देखता है। वैसे ही हम लोग का काम क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है कि अगर आप बच्चे जो हैं खुद से जो है ग्रो करते हैं, आपको सिर्फ हल्का सा बस गाइड करना है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, तो उनका लेव वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है उसके अनुसार क्या कह रहा है, अधिगम क्या है। तो एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, थर्ड है एक निष्क्रिय गतिविधि है, और फोर्थ है एक अनुबंधित गतिविधि है। सीटेट में क्या है कि आपको लैंग्वेज समझना है। मैं आपको जब भी करा रहा हूँ तो आपको अपने लैंग्वेज में देख रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ या फिर ऑप्शन भी पढ़ रहा हूँ, तो उसको अपने लैंग्वेज में मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता हूँ। और एक सही तरीका यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ते समय ही आप जो है उसमें से टैकल करके आप एक स्कैन करके निकाल लो कि क्या कहना चाह रहा है। अगर आप लैंग्वेज लाइन बाय लाइन पढ़ने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और दिमाग आपका सुन हो जाएगा। क्वेश्चन से 1-2 थोड़ा ना है, 150 क्वेश्चन करने हैं और टाइम सीमित है, और वहाँ पे आप करने लगोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, फिर समझोगे, थ्योरी लगाओगे, टाइम निकल जाएगा। इसलिए उसमें से आपको अपने इस लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है तुरंत, ये नहीं कि सोचने लगे, ठीक है। अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, उनका थ्योरी है उसमें, तो अधिगम क्या है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में शायद आपसे डिस्कस किया था। तो इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, मैंने बोला था आपको कि सोशियो कल्चर थ्योरी उनका थ्योरी को कहा जाता है, यानी कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक उनको जो है इसको महत्व दिया है, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो महत्व है वो सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनका थ्योरी भी ये कहता है, उनकी थ्योरी में सामाजिकता, सांस्कृतिक और भाषा पे बहुत महत्व दिया गया है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। ये भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है ना, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो पूर्व क्रियात्मक काल का बच्चा जो हो, यानी कि जो है पूर्व क्रियात्मक काल के अवस्था के बच्चे को कौन सा जो है उसकी विशेषता है, ठीक है, उसको डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, थर्ड है विलंबित अनुकरण, और 4 है विचारों की अनुक्रमणीयता। तो 4 नंबर ऑप्शन का लास्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन, विचारों की अनुक्रमणीयता जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे हैं वो इन थॉट को रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप
एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे कि वो मान लीजिए कि आपने 1 लीटर पानी लिया है, ठीक है, 1 लीटर बोतल में पानी लिया है। अब उसको क्या किया कि जैसे ही आप जो है बड़े बर्तन में डाल दीजिएगा, ठीक है, तो वो ये नहीं कहेंगे ये 1 लीटर ही है, ठीक है, और वहीं पे आप जो है आधा लीटर का बोतल दे दोगे, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन छोटा, कौन बड़ा या छोटा है, ठीक है। उनके लिए वो फिक्स है, 1 लीटर का बोतल बड़ा दिख रहा है तो बड़ा ही लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप वो नहीं होता है, आपने वो कहानी सुनी होगी कि 2 रुपये का सिक्का देता था और 20 रुपये का नोट देता था, तो वो हमेशा नोट सिक्का उठा लेता था। बस वही वाला कहानी अलग होता है बच्चे पे। यानी कि अगर आप जैसे कि 20 रुपये का नोट दे रहे हो और 2 रुपये का दे रहे हो, तो उसके लिए सिक्का बड़ा है, सिक्का देख रहा है, उस पर 2 लिखा हुआ है, उसके लिए वो समझ से वो बड़ा है। शुरू से वो 2 रुपये लेकर के जाता था, चॉकलेट खरीदता था, तो उसके लिए वही बड़ा है, जब तक उसके अंदर जो है ये सोच है, ठीक है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चा है, उसके लिए वही बड़ा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस सिक्के को ले लेगा, नोट उसके लिए छोड़ देगा, क्योंकि नोट या फिर नोट अगर लेने की आदत है तो नोट ही लेगा। और आप चाहे कितने भी सिक्के दे दो, उससे ज़्यादा अगर आपके लिए 5 रुपये का नोट आप उसको देते हो और उसके लिए वही बड़ा है, तो उसके बाद से जब वो 10 रुपये का सिक्का ही दे दो क्यों ना, या फिर 1000 रुपये का सिक्का दे दो, वो नहीं लेगा, ठीक है। या फिर आप काउंटिंग में काउंट करके लेगा कि 10 एक एक करके 10 सिक्का दे दोगे और एक 100 रुपये का नोट दे दोगे, ठीक है, तो वो 10 रुपये का सिक्का लेगा, ना कि 100 रुपये का नोट, ठीक है। उसके लिए वो चीज़ें जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाता, ठीक है, बच्चे में, यानी इन रिवर्सिबिलिटी है, यानी कि वो रिवर्स नहीं कर पाता, वो थॉट्स को जो है रिवर्स नहीं कर पाता, चीज़ों को जो है वो टैकल नहीं कर पाता, बदल नहीं पाता, अपने हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे कि आप और हम समझ पाते हैं, वैसे वो नहीं समझ पा रहा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।